दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? यानी अत्र कुशलम है तो तत्रास्तु भी। अ, इस पूरे दौर में एक तरफ जहाँ आंदोलन से जुड़े लोग, लोकतंत्र के प्रति चिंताशील लोग और एक ऐसा वर्ग जिसे हम जागरूक और चेतनशील वर्ग मानते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो है कि साहब मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, पत्रकारिता अपना काम नहीं कर रही है। अगर भारत के अखबारों में देखें तो इंडियन एक्सप्रेस को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बाकी जितने भी आपके हिंदी और अंग्रेजी के अखबार हैं, खासकर दैनिक अखबार, वो तो सीधे सीधे ऐसा लगता है जैसे सत्ता की जेब में बैठे और जेब के बाहर सिर्फ उनकी गर्दन निकली हुई है, और वो भी गर्दन सिर्फ इसलिए निकली हुई है कि वो दिखा सकें कि हम मीडिया हैं। बाकी हाथ बंधे हैं, जुबान सिली हुई है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। बड़े अखबार, उनमें सारे अखबारों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अखबार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है कि हम सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप सत्ता से सवाल मत पूछिए, तो फिर आपको विपक्ष से भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अभी चौंकाने वाली बातें आ रही हैं कि निश्चित रूप से पत्रकारिता अपना काम नहीं कर रही है, और जो बनिए हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके बड़े बड़े अखबार हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, सहारा आदि 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 आदि, बहुत बड़े अखबार, बहुत बड़ी बड़ी पूंजी के अखबार, और जिनका विज्ञापन, राज्यों का जो विज्ञापन होता है एक पेज का, वो सबसे कीमती विज्ञापन होता है। विज्ञापनों की कमी नहीं रहती उनके अखबारों में, बहुत कीमती विज्ञापन होता है। इन अखबारों ने जो इन अखबारों से जुड़े हुए जो लोग शहरों में मिलते हैं, वो स्टिंगर के रूप में होते हैं, और कब तक काम करेंगे, कब हटा दिए जाएंगे, कब ट्रांसफ़र के नाम से इधर उधर भेज के उनको नौकरी छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन यहाँ सवाल मैं कम से कम आज की तारीख में यहाँ पत्रकारों की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता की चिंता कर रहा हूँ। क्योंकि जनपदों में और दूर दराज के जो गांव हैं, बागेश्वर एक गांव की शक्ल में है, चंपावत एक गांव की शक्ल में है, रुद्रप्रयाग एक गांव की शक्ल में है, एक छोटे छोटे जनपद, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, ये छोटे छोटे जनपदों के छोटे छोटे मुख्यालय, जहाँ प्रायः आज की तारीख में जो कलम वाले पत्रकारों की संख्या कम नहीं है, और जो माइक लेकर आज चलता है टीवी चैनलों के पत्रकार, उनकी संख्या भी कम नहीं है। लेकिन ये सब जो दिखा रहे हैं वो सब वही दिखा रहे हैं जो प्रशासन चाहता है। यदि किसी पत्रकार ने थोड़ी कोशिश बाहर जाकर करने की तो उसकी तरफ से जो संवाद सामने आते हैं वो चौंकाने वाले हैं। अभी जो ये मध्यावधि चुनाव बागेश्वर में चल रहे थे, तो मैं इसी पत्रकारिता को लेकर आपसे मैं मुखातिब हुआ हूँ। बागेश्वर में अगर मैं आज की तारीख में जितने भी पत्रकार सामने हैं, तो निश्चित रूप में सबसे बूढ़ा पत्रकार नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से मेरे बाद अगर कोई उम्रदार 30 साल से पत्रकारिता कर रहा है तो वह सुरेश पांडे। लंबे समय तक दैनिक जागरण में रहे, फिर दैनिक जागरण जैसा कि बनी के अखबार में होता है, तो अब वो दैनिक जागरण में नहीं है, फिर बीच में प्रिंट मीडिया के 2-3 अखबारों में भी देखा। अभी वो एक चैनल है CCN बागेश्वर के नाम से, उसमें काम करते हैं, और सुलझा हुआ पत्रकार है, अनुभवी पत्रकार है। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया, या भाई साहब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब इस्तीफ़ा दे दूँ। और थोड़ी देर बाद जब मैंने उसकी फेसबुक वॉल पर देखा तो उसने लिखा था कि अब मेरे को लगता है कि इस्तीफ़ा दे के चले जाना चाहिए। फिर मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया, उनका फुला क्या हुआ, सही बताओ। उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 1970 वाला जो इमरजेंसी का दौर था, 75 76 74, उस दौर में तो नहीं खड़े। वो कहता है कि सूचना अधिकारी का उसके पास फ़ोन आया है, उससे कहा गया कि आपने बाइट कैसे ली, ये बॉबी पवार को लेकर। मैंने कहा ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने इजाज़त नहीं दी थी उसको तो, और लेकिन मैं पत्रकार हूँ और मेरे को ये जानने का अधिकार था कि आपको प्रेस करने से क्यों रोका गया। ये सवाल मैं प्रशासन से भी पूछूंगा। उनका ये जवाब था। फिर उससे कहा गया देखिए हम आपके अकाउंट खुलवा देंगे, आप अपने अकाउंट का हिसाब लेके आइए, और आपने कितना विज्ञापन से कितना पैसा कमाया है ये बताइए। ऐसे ही मौके फ़ोन पर ये बातचीतें हो रही हैं। किसी भी अगर कोई अगर सुरेश की जगह कोई नया लड़का होता तो पागल हो जाता, क्योंकि सुरेश अनुभवी है, 30 साल से काम कर रहा है, कई सरकारें उसने देखी हैं, राज्य के संघर्ष का दौर उसने देखा है। मुझे मालूम है कि कई बार हमें रात को छुपना पड़ता था, राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस ढूंढा करती थी, तो चुपचाप से मैं इनके भाई जगमोहन के यहाँ जाके सो जाता था। तो सुरेश उस समय पर अखबार बांटने का काम करता था। तब से मैं इस बच्चे को पत्रकारिता के क्षेत्र में देख रहा था, अनुभवी है। तो उससे जब ये सवाल पूछे गए तो मैंने उससे कहा तुम क्या ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा हम सब तेरे साथ हैं, चिंता मत कर, पूरा उत्तराखंड तेरे साथ है। मान ले कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा पतित हो चुका है, लेकिन गुरु नानक देव का एक है कि 1.25 लाख थे एक लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद नाम कहा हूँ। 1.25 लाख पत्रकारों में अगर एक भी ईमानदार है तो समझ लेना पत्रकारिता जिंदा है, तो अपना काम कर। अक्सर कई बार दीपक से भी एक बार ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने यही उसको संदेश दिया था। खैर, अब यहाँ सवाल आता है, सुरेश एक पत्रकार में एक चैनल जो छोटा चैनल जिले का स्तर का चैनल है, उस चैनल में पत्रकार है, उसकी नियुक्ति चैनल के मालिक ने की है। चैनल में कितने विज्ञापन आते हैं ये पूछ सकता है तो आपको मालिक से पूछना है, लेकिन सूचना अधिकारी को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आपका आय क्या है, व्यय क्या है, आपके खर्चे क्या हैं। ये पूछेगा तो इनकम टैक्स पूछेगा, सूचना अधिकारी नहीं पूछेगा। यानी चुनाव के दौरान जो एक शिकायतें आ रही है कि डर का माहौल, और जिसने भी खुलकर लिखना या बोलना चाहा तो उसके पीछे इस प्रकार के संवाद सामने आए। खैर, ये घटना है, बड़ी घटना, जिसको हम चुनाव खत्म है, आचार संहिता भी खत्म ही है, लेकिन इस संदेश को हम लोगों ने पत्रकार होने के नाते संभाल के रखा है। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर बेंच के आगे हम इसको उठाएंगे और निश्चित रूप से उठाएंगे। अब एक जिक्र और यहाँ कर दें, चुनाव चल रहे थे तो कुछ पत्रकारों के फोन आया, भाई साहब हमको तो बाहरी पत्रकार कहा जा रहा है। मैं चौंका, मैंने कहा बाहरी और भीतरी क्या होता है? पत्रकार ही तो एक है जो पूरी दुनिया में जाकर समाचार इकट्ठा कर सकता है और अपने अखबार को दे सकता है। अमेरिका का पत्रकार बागेश्वर अगर आता है तो यहाँ की खबर लिख सकता है। मैंने कहा यहाँ का पत्रकार कहीं घूमने वाशिंगटन जा रहा है या इटली जा रहा है या तुर्की जा रहा है, वहाँ से लौट कर वो लिख सकता है कि मैंने तुर्की में क्या देखा। अगर तुर्की के किसी अखबार से उसका अनुबंध है और वो तुर्की घूमने गया तो वहाँ भी लिख सकता है। इसमें बाहर और भीतर का क्या होता है? तब मालूम पड़ा कि वो बाइट है जिलाधिकारी की। तो अचानक फिर शाम तक देखा तो जिलाधिकारी की बाकायदा बाइट थी कि बाहर का पत्रकार, भीतर का। चौंकने के लिए ये बहुत था, क्योंकि अगर 1977 से आज तक, 78 से आज तक देखूं तो मुझे नहीं मालूम मैंने कितने अखबारों में लिखा है, कितने लेख, कितने समाचार, मेरे पास अपनी संख्या नहीं है। मैं कभी मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं रहा। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार था और मरने तक पत्रकार रहूँगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं वो जो एक मान्यता प्राप्त होता है, एक बनिए के नौकर वाला पत्रकार, वो नहीं रहा हूँ। और जो एक परिभाषा गढ़ी है सरकार ने स्वतंत्र पत्रकार की, मैं वो भी नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इन चुनावों में पत्रकारिता को लेकर जो सवाल जिलाधिकारी के बाइट में सामने आए हैं, वो उसकी इजाज़त लोकतंत्र नहीं देता है। सुरेश जी के साथ जो हुआ उसकी इजाज़त लोकतंत्र नहीं देता है। इमरजेंसी नहीं लगी थी,
और चुनाव में अगर पत्रकार अपना काम नहीं करेगा तो सहजता से वोटर वोट कैसे देगा? आप चुप कराना चाहते थे, अभी भी नहीं, किसी भी चुनाव में हमने नहीं देखा कि पत्रकारों को चुप कराया जाए। निश्चित रूप से आचार संहिता में कुछ नियम होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, वो चुनाव लड़ने वालों के लिए होते हैं, चुनाव लड़ाने वालों के लिए होते हैं, उस प्रशासन के लिए होते हैं जो चुनाव करवा रहा होता है, जिसके सिर में चुनाव की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता में पत्रकार कहाँ से आ गया? हाँ, विज्ञापन की सीमाएं हैं तो पत्रकार नहीं, पत्र उस सीमा में है। पत्रकार अगर 3 प्रत्याशियों के इंटरव्यू लेता है तो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो इंटरव्यू लेगा। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? आपके बारे में तो ये सुना और कहा जाता है, आप क्या कहेंगे? आदि 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 जो जनता जानना चाहती है वो पत्रकार पूछना चाहते हैं। तो दगड़ियों, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। और मैंने कहा ना, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम कहा हूँ। 1.25 लाखों के बीच में अगर एक पत्रकार भी, अभी आते हैं कितने, भारत में कुल कितने पत्रकार हैं, लेकिन रवीश कुमार एक हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक पत्रकार हैं, द वायर। अभी इंडियन एक्सप्रेस समूह बहुत अच्छा काम, वो भी इंडियन एक्सप्रेस समूह भी दक्षिणपंथी अखबार है, लेकिन आज की तारीख में जैसी सचेतना की जरूरत थी कि 1.25 लाख में एक ही कोई, वो इंडियन एक्सप्रेस समूह में दिख रहा है। तो ईमानदारी से जो पत्रकार काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहते हैं, वो याद रखें, इस कलम के बराबर ताकतवर ना कभी बंदूक रही, ना तोप रही, ना तलवार रही। आप इस कलम का सम्मान कीजिए। अरे राजाओं के ज़माने में कबीर थे या नहीं थे? सबको चुनौती देते थे या नहीं देते थे? तो दगड़ियों, आज लोकतंत्र को बचाना है। खासकर मैं पत्रकार दगड़ियों से इस बात को कहूँगा, लोकतंत्र को बचाना है तो पत्रकारिता के महत्व को समझना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझना होगा, लोकतंत्र के महत्व को समझना होगा। और जो भी पत्रकारिता के खिलाफ है, अच्छी स्वतंत्र पत्रकारिता के, जन पत्रकारिता के खिलाफ है, उससे आंखों से आंखें मिला के बात करना होगा। सत्ता का प्रशासन के अधिकारी अगर पत्रकारिता को लेकर फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको सचेत होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुलकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस देश को अगर बचाया है किसी ने तो पत्रकारों ने बचाया है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है, लोकतंत्र को कोई बचा सकता है, तो पत्रकार बचा सकते हैं। अगर पत्रकारिता पर हमला होता है सत्ता की ओर से, माफिया की ओर से, सिंडिकेटों की ओर से, तो निश्चित जानो कि ये लोकतंत्र पर हमला है। और लोकतंत्र की रक्षा हर पत्रकार की पत्रकारिता का धर्म है। तो फिर मिलते हैं।